अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है भारतीय वन का बुक है, और भारतीय वन के बुक का पेज नंबर कितना है जरा देखकर बताइए। A53 या A54? भारतीय वन का बुक है और A53 हम पेज नंबर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर है। ये चैप्टर, अगर इस चैप्टर का बात किया जाए तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2 का ए चल रहा है। एक्सरसाइज 2 के ए में हम लगभग 32 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। अब इस 32 तक के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आज हम 32 का तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जो दिया गया है समीकरण, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पढ़ा गया है 32 में, यानी कि पहला आपको बताया गया था, तो इसमें पहला समीकरण बट्टा में था जबकि दूसरा समीकरण बट्टा में नहीं था। लेकिन इसी का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का पहला समीकरण भी बट्टा में है और दूसरा समीकरण भी बट्टा में है। चलिए, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट्स आपको बताया गया था, सबसे पहला पॉइंट्स क्या था हमारे सामने? सबसे पहला पॉइंट्स यही था कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स में हमें या तो या तो x वाले को बराबर कर देना है या फिर y वाले को बराबर करना है। इस दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हमें करना क्या है, तो अगर साइन डिफरेंट हो तो साइन को चेंज नहीं करना है, अगर साइन सेम हो तो साइन को चेंज कर देना है, और उसके बाद वहां पे जो कैलकुलेशन होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होगा कर देना है। यही 3 पॉइंट अगर हमें याद है तो क्वेश्चन हमसे इजिली बन जाएगा। अब बचा बात की बराबर कैसे करेंगे, तो इस चैप्टर में 12 नंबर क्वेश्चन से आपको यही पढ़ाया गया है कि बराबर कैसे करना है। सिंपल तरीका है कि अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो जो नीचे वाले का, यानी कि समीकरण 2 में अगर सपोज दैट कि हम x वाले को बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण 2 से गुणा कर दीजिए, और जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उससे समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा डिजिट होता है कि हम अलग से भी कुछ उसमें डालते हैं और उससे गुणा करते हैं तो वो बराबर हो जाता है। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आज हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है 32 का 3 है। 32 का 3 है। अब देखिए समीकरण यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी, x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी है, और इसी के बराबर में दे रहा है a प्लस बी, a प्लस बी। ये है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण हमें मिल रहा है यहाँ पे x बट्टा a स्क्वायर, x बट्टा a स्क्वायर प्लस y बट्टा b स्क्वायर के बराबर में 2। यह है हमारा इक्वेशन सेकंड। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, आपको एक ही बात बोला गया था कि अगर आप ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा आप अपने नजरों को अगर बोर्ड पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा और गलत होने का कुछ चांस ही नहीं बनता है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि यहाँ पे x वाला या y वाला, ये जो x वाला है या इधर y वाला है, सेम साइन वाला है या डिफरेंट साइन वाला है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y वाला भी सेम साइन में है और x वाला भी सेम साइन में, यानी कि टोटल प्लस में है। जब टोटल प्लस में हो तो हम x वाले को भी बराबर कर सकते हैं और या फिर y वाले को भी बराबर कर सकते हैं। हम किसे यहाँ पे बराबर करें? आप देखिए, जब हमें बराबर करना हो तो हम किसे बराबर करें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x वाले को बराबर कर देते हैं। अगर हमें x वाले को बराबर करना है तो आप देखिए, ऊपर x के लिए x दिया गया है और नीचे a लिखा हुआ है, जबकि नीचे वाला में a स्क्वायर लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, या तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए और नहीं तो यहाँ पर हमें सिर्फ a चाहिए। ठीक है। अब a करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम इसी को गुणा करके a स्क्वायर कर देते हैं। अब भाग क्यों नहीं देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर बट्टा में है ही है, फिर टोटल फिर से एक बार और ये बट्टा में हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसी को हम a स्क्वायर बना देते हैं। अगर इसे a स्क्वायर बनाना हो तो हम इसे a स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो ऊपर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिख देते हैं क्या, a। क्यों? 1 से अगर टोटल ऊपर वाले में गुना होता है तो जस का तस रह जाएगा, और जब हम a से यहाँ पर गुना करते हैं तो a से ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। बराबर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए अब बराबर करते हैं।
अगर 1 से x में गुणा हुआ तो x और बट्टा में a से a में गुणा होगा तो a का स्क्वायर, प्लस 1 से अगर y में गुणा हुआ तो y और बट्टा में a से b में गुणा हुआ तो ab के बराबर में a प्लस b में 1 से गुणा हुआ तो a प्लस b और बट्टा में जब a से नीचे गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। समझने में किसी को कुछ दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाते हैं। अब आइए समीकरण 2 में, इसमें किसी भी चीज से गुणा नहीं करना है तो 1 लिख दें। अब यहाँ देखिए x बट्टा a स्क्वायर प्लस y बट्टा b स्क्वायर के बराबर में 2 और बट्टा में 1 लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे आप बताइए आपको साइन चेंज करना है या नहीं करना है? साइन चेंज यहाँ पे हमें करना है तो माइनस 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 हो गया, ये प्लस वाला और नीचे माइनस वाला ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो y बट्टा ए बी और यहाँ पर माइनस और y बट्टा बी स्क्वायर के बराबर में a प्लस बी बाई ए और माइनस में 2a, समझ माइनस में 2/1 है, ये नहीं है 2/1 है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा, सिर्फ कहने के लिए ये जो ए बी या एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ कहने के लिए हार्ड है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ कर बनाते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ जान परान है या नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमको यही याद रखना है कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। यही हमें याद रखना है कि मान हमें किस चीज का निकालना है, एक्स और वाई का, ठीक है। अब चलिए आपको एक और पॉइंट्स बताया गया था कि जब आप x को बराबर करते हैं, x वाले को बराबर करते हैं तो मान निकलता है y का, और जब आप y वाले को बराबर करते हैं तो मान निकलता है x का। इतना पता है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा आप यहाँ पर देखिए, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में और बीच में घटाओ, तो ये क्या हो गया, बट्टा पर का घटाओ। जब हम बट्टा पर का घटाओ बनाते हैं, अगर हम बट्टा पर का घटाओ बनाएंगे तो ए बी और बी स्क्वायर का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। अब जिन बच्चों को ए बी और बी स्क्वायर का एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ए बी इंटू बी स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, अगर इसका एलसीएम आपको पता नहीं है तब इतना लिख सकते हैं। चलिए जब हम ए बी से इस टोटल में भाग देंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, और बी स्क्वायर से वाई में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर वाई या वाई बी स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर से इसमें भाग दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी बचा, और जब ए बी से वाई में गुणा होगा तो ए बी वाई हो जाएगा। बताइए किसी को समझने में ये पॉइंट्स दिक्कत हो, है कहीं कंफ्यूजन? नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। और जब ए और 1 का एलसीएम निकालना हो तो हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ए से ए में भाग देंगे, कट गया एक मर्तबे, और एक से जब ए प्लस बी में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। जब हम 1 से ए में भाग देंगे तो ए आएगा, और ए से जब 2 में गुना होगा तो 2a आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, है क्या? नहीं है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, तो इस दोनों में हमारे पास बी वाई कॉमन है। क्या है कॉमन? बी वाई कॉमन है। चलिए जब यहां पर हमारे सामने बी वाई कॉमन है तो हम बी वाई को ले लेते हैं कॉमन में। बी वाई को कॉमन में लेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, एक बी कैंसिल, एक बी यहाँ का बच गया, बचा ना। माइनस का माइनस, बी वाई यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे बी वाई से बी वाई कैंसिल, ए यहाँ का बच गया, और बट्टा में यहाँ पे ए बी इंटू बी स्क्वायर के बराबर में। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b है तो b लिखते हैं, और a में से 2a घटाते हैं तो माइनस a आता है, और बट्टा में कौन सी है, a है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें करना क्या है, हमें अब कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, करना है ना। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना पेज नंबर मैच कर लेंगे। भारतीय उनका बुक है 10th क्लास का, पेज नंबर A53 है। आगे बढ़ाते हैं हम इसे। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी इंटू बी स्क्वायर और इंटू बी माइनस ए, ए बी इंटू बी स्क्वायर और इंटू में है बी माइनस ए है, और उसके बाद ऐसे क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बराबर में बी वाई इंटू
b माइनस ए, यही है ना, b माइनस ए, और इनटू में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आपको मान किसका चाहिए, y का, यानी कि इसी का मान आपको निकालना है ना। अब जरा आप यहां पर मिलाइए, y के साथ ये भी गुणा में, ये भी गुणा में और ये भी गुणा में, सबको अगर हम इधर ला देते तो सब किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे y बराबर लिख दिए। अब इधर का टोटल आपको उतारना है ए बी इंटू बी स्क्वायर, और इंटू में b माइनस ए है ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये y के साथ ये भी गुणा में है, और जब इधर आया तो भाग में, तो b लिखे, ये भी गुणा में तो b माइनस ए लिख दिए, और ये भी गुणा में था तो ये भी इधर भाग में आ गया, आया ना। देखिए कितना सिंपल है। और कभी भी आप जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि हमें गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगले स्टेप में जस्ट वो भाग में चेंज होगा, और जब ये भाग में चेंज होता है तो वो कटेगा, ठीक है। अब चलिए आप इसको काटिए, तो b माइनस ए से b माइनस ए कटा या नहीं कटा, a से a कट गया, b से b कट गया, y का मान क्या बचा, b स्क्वायर बचा ना, बचा या नहीं बचा। अगर आप समझिए कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्वेश्चन कितना लेंथिया हो जाता, मतलब गुना करते करते आपका हालत खराब हो जाता। y का वैल्यू क्या निकला, b स्क्वायर। अब वही सड़ा गला चीज हमें कर देना है, क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस यही काम कर देना है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमें मिला हुआ है x बाई ए प्लस y बाई बी के बराबर में a प्लस बी, यही है ना। आप समीकरण 1 में रखिएगा फिर भी वही वैल्यू आएगा, और समीकरण 2 में रखिएगा फिर भी वही वैल्यू आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमें मान किसका रखना है, y का, तो x बाई ए लिखेंगे और प्लस y का मान डालना है। y का मान क्या है, b स्क्वायर, और बटा में नीचे b के बराबर में a प्लस बी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हार्ड उसी के लिए है जो मैथ बनाते समय, मैथ समझते समय अपना माथा खजुआने में लगे रहते हैं, इधर उधर ध्यान करने में लगे रहते हैं, उन्हीं के लिए क्वेश्चन भारी है, बाद बाकी किसी के लिए भारी है नहीं। अब चलिए देखिए, यहां पर हम b से b स्क्वायर को काट सकते हैं। यहाँ पर b का पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 गो b है और नीचे क्या गो b है, तो एगो b से इसमें का एगो b कटा, एगो b बच गया, और ये एगो b प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि हमारे पास आया x बट्टा a के बराबर में a प्लस b, और इस b को हम उधर ले गए तो माइनस b से b क्या हो जाएगा। इसके नीचे हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं, और जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से x में गुणा हुआ x और a से a में गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, और देखिए आप x का मान a स्क्वायर और y का मान क्या आया हुआ था, b स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। मैच कीजिए क्या है, कहीं समझने में कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको स्टेप वाइज समझना है। अगर आप स्टेप वाइज समझते हैं तो प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आएगा। और इससे पहला जो क्वेश्चन था, एक रूट वाला क्वेश्चन बताया गया था, उसको हम अपने फेसबुक अकाउंट पर भी, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर भी हम अपलोड किए हुए थे। लिखा हुआ था सॉलिड कंसेप्ट, और गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। जरा आप वाकई में इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जब से बताया जा रहा है, जरा बताइए कहीं गलत होने का कुछ उम्मीद है क्या, नहीं। लेकिन ये कब संभव है, जब आप प्रत्येक स्टेप को समझना प्रारंभ करते हैं। अब अगर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला स्टेप हम आपको समझाएं, अगला स्टेप पर हम पहुंचे और आप उधर बात करने में लग गए। अगर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है अभी, अगर इसमें आप एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आपसे मिस हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो कहीं मिस होने का कुछ चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया, बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप याद कीजिए, आपको बैक क्लास में एक चीज बताया गया था कि जो 33 नंबर क्वेश्चन का डिमांड आएगा, 33 नंबर क्वेश्चन से हमें हिडन वैल्यू निकालना है, यानी कि कुछ मान को छोड़ देगा और बोलेगा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
चलिए देखिए 33 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि P के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नांकित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। क्वेश्चन कह रहा है कि P का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अब आप याद कीजिए, आपको कुछ शर्त पढ़ाया गया था, एक डायग्राम बनाया गया था। उस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था? शर्त। उसके बाद ग्राफ की प्रकृति, उसके बाद हल की संख्या और समीकरण की प्रकृति पढ़ाई हुआ था। 3 शर्त था और तीनों शर्त के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि यहाँ पे इस समीकरण का कितना हल निकलेगा। अगर इसका हम ग्राफ सॉल्व करते हैं तो ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी या फिर संपाती होगी, पढ़ाया गया था। अगर आप वही हलों की संख्या वाला पॉइंट्स याद रखते हैं तो यहाँ का टोटल क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा और कंफ्यूजन नाम का कोई चीज ही नहीं होगा। एक पहले हम लोग जब स्टार्ट करते थे तो हमारे जो टीचर होते थे हम लोगों को पढ़ाते थे बड़ी बढ़िया पॉइंट्स, क्या मैथ्स का फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये जो आप पढ़ रहे थे कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि वहां पर टीचर आपको डराने का प्रयास करते थे कि आपसे मैथ सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के थॉट का बात कीजिएगा तो हम सताएगी को हटाकर हम वहां पर क्या जोड़ चुके हैं? सॉल्व करेगी। मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सॉल्व करेगी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए। सपोज दैट कि अगर हमें क्वेश्चन ही समझाने नहीं आएगा तो बिल्कुल ये राइट बात है कि ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसकी आत्मा आपको सताएगी ही। लेकिन अगर मैथ सॉल्व हो जा रहा है तो सताने वाला कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लागू नहीं होता है। चलिए 33 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि P के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नांकित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होता है, तो उसके लिए हमने शर्त पढ़ा था कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल तब होता है जब समीकरण a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के रूप का हो। और हमें पता है कि अगर पहला दोनों पॉइंट बराबर नहीं होगा तो क्या इसका सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट आपस में बराबर होगा? क्या नहीं बराबर होगा। ये आपको समझाया गया था, याद है? आपको समझाया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को और सबसे पहले हम यहाँ की समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ है? 33 का पहला px प्लस में 2y के बराबर में 5 और उसके बाद है 3x प्लस y बराबर में 1 है। अब आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें हिडन वैल्यू को आपको निकालना है। इसमें हिडन वैल्यू कौन सा है? P वाला है। यहाँ पे कोई संख्यात्मक मान होना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि नीचे भी यहाँ पर x का गुणांक संख्यात्मक है, तो यहाँ पर भी x का गुणांक क्या होना चाहिए था? संख्यात्मक। इसी को इसने गायब किया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो इस कंडीशन में इस P का मान क्या रखा जाएगा? ठीक है, इस P का वैल्यू क्या रखा जाएगा, यही आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ाए इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? a1 a2 b1 b2 और c1 c2। b2 पढ़ना, बिट्टू नहीं पढ़ लेना। बिट्टू नाम होता है और हमें यहाँ b2 पढ़ना है। b2 और बिट्टू में बहुत अंतर है। बिट्टू नाम हो गया और हमें यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ना है a1 a2। चलिए देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए a1 का गुणांक, a1 यहाँ पर कौन सा होता है? जो बच्चे इसमें पुराने हैं या जो क्लास कर चुके हैं उनको पता होगा, और जो नए बच्चे हैं या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हो या फिर ऑफलाइन माध्यम से, a1 क्या होता है? तो ये जो गुणांक है ये a1 हो जाता है, ये गुणांक b1 हो जाता है और ये गुणांक c1 हो जाता है। ये वाला गुणांक a2 हो जाता है, इसका जो यहाँ का जो गुणांक होता है ये b2 हो जाता है और ये वाला गुणांक c2 हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे a1 का वैल्यू क्या है? P है।
A2 का वैल्यू क्या है 3 है, B1 का वैल्यू क्या है 2 है, B2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे 1 लेंगे, C1 का वैल्यू क्या है 5 है और C2 का वैल्यू क्या है 1 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। शर्त क्या दे रहा है, शर्त आपको दे रहा है यही कि बाबू आपको ये बताना है, आपको यही यहां पर बताना है कि ये जो P है इसके जगह पर क्या आ जाएगा, किस शर्त के अकॉर्डिंग, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल तब होंगे जब समीकरण किस रूप का हो, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के रूप का हो। समझने में कोई तकलीफ। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है, ये जो कथन लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, आप इसको याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का यूज भी हमें घसे पीटे स्टेटमेंट के रूप में करना है हर जगह। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, ठीक है। अद्वितीय हल हो। अब आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम शर्त क्या लिखे हैं, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2। चलिए अब हम यहां पर लिख दें, इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किसका, B1 बट्टा B2 का। आगे बढ़ाते हैं, A1 का वैल्यू आपके पास क्या है P है, A2 का वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, बराबर नहीं है B1 का वैल्यू क्या है और B2 का वैल्यू क्या है 1 है। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम कौन सा गुना करते हैं, कैचिया गुना। लेकिन अब यहां पर आपके माइंड में एक और कंफ्यूजन घुसेगा कि जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ कहते आ रहे कि ये बराबर है, ये नहीं है, तो फिर बराबर के दोनों तरफ के मान को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले बराबर लिखकर ही हमने इसे काटा है और क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो P से जब 1 में गुना होगा तो क्या आएगा, P बराबर नहीं है 3 दूना 6। इसका मतलब क्या होता है कि P के बराबर में 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो P है यहां पर 6 नहीं आना चाहिए। 6 को छोड़कर कोई भी मान यहां पर अगर आ जा रहा है तो इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हम लिखेंगे क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होगा, जब ये A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2, और उसके अकॉर्डिंग मान क्या निकला है, P के बराबर में 6 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे अब यहां पर P का मान 6 को छोड़कर किसी भी मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, बनेगा क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन भी है नहीं। सिर्फ करना क्या है, पॉइंट्स हमें याद रखना है और पॉइंट के हिसाब से मान रखना है जो बराबर होने वाला होगा। अगर सपोज दैट कि यहां पर ये बराबर नहीं होता, ये सिंबल का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ बराबर का यूज किया जाता, तो हम क्या लिखते, P के मान के लिए 6 ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर बराबर नहीं है, P के बराबर में 6 नहीं है, यानी कि 6 को छोड़कर दूसरा कोई मान आएगा। बनेगा क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन भी है नहीं। आगे बढ़ाया जाए, देखिए सेम यही चीज 33 का दूसरा नंबर भी है, तीसरा नंबर भी है। अंतर क्या है, तो पहला नंबर में P दिया, दूसरा नंबर में M दिया और तीसरा नंबर में T दिया। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34।
चलिए बुआ इधर आप समझिए, इसको साफ कर दे। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए एक बढ़िया चीज क्या दिया हुआ है कि एक ही शर्त लिखकर और 2-3 क्वेश्चन दे दिया है, जो कि बीटीसी के मैथ में देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप बीटीसी का मैथ पढ़ते हैं तो बीटीसी के मैथ में क्या होता है, प्रत्येक क्वेश्चन में शर्त चेंज होता है। अगर एक शर्त पर एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है और आप सोचिएगा कि उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा क्वेश्चन बना ले, तो ये संभव नहीं है। बीटीसी में रेयर केस में ही एक शर्त पर 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो प्रत्येक क्वेश्चन में डिमांड चेंज होता है। लेकिन भारतीय भवन में ऐसा नहीं होता है। भारतीय भवन में क्या किया जाता है कि अगर एक शर्त लिख रहा है तो उस पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपसे वो बनवाएगा। अब 34 नंबर में देखिए, जैसा कि अभी हमने 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है, तो उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों क्वेश्चन के लिए शर्त सेम है। अब 34 नंबर में आइए, 34 का पहला क्वेश्चन आप देखिए बुआ। 34 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 34 का 1 नंबर कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत या अनंत हल होंगे। कौन सा हल होगा, अनगिनत या अनंत हल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एगो समीकरण को लिख लेते हैं। 34 का पहला है और ए समीकरण यहां पर दे रहा है, कौन सा, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y के बराबर में k माइनस 3, और उसके बाद दे रहा है यहां पर 12x प्लस ky। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से बुआ पीछे वाले बैठे हुए हैं तो थोड़ा इधर भी समझ लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि समझ लेंगे तो पेट गुरगुराने लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। जब बैठे हुए तो समझ लीजिए। ये हमारा इक्वेशन है फर्स्ट और इधर वाला इक्वेशन है सेकंड, इसलिए बार बार कह रहे समझ लेने के लिए कि इससे क्लियर कंसेप्ट तो नहीं मिलने वाला है, ये फिक्स बात है। और ध्यान से समझ लेंगे तो फिर गलत भी नहीं होगा। आप अपने बेटवों को पढ़ा सकते हैं, पोतवों को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां पर कह रहा है शर्त क्या है, शर्त यहां पर दे रहा है कि समीकरण निकाय का कितना हल हो, तो अनगिनत। अब आप याद कीजिए अपना शर्त, समीकरण निकाय का अनगिनत हल कब होता है, जब समीकरण निकाय a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और बराबर हो c1 बट्टा c2 के रूप का हो। ठीक है, अब इसमें किसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो इसमें k का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। जब इस k का वैल्यू निकालने को बोल रहा है यहाँ पे, तो एक बात आप निश्चिंत तो हो जाइएगा एक बात के लिए कि जब भी k का वैल्यू, अगर हम a को k का वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा, वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा, वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा और वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने k का मान निकाला तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा और यहाँ पर कुछ और आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सबको समझ में आ गया होगा कि a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b1 क्या होता है, b2 क्या होता है, c1 क्या होता है और c2 क्या होता है। सबको पता चल गया होगा। इसलिए अभी हम यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब हम इसका मान लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर a1 का मान, a1 का मान k के गुणांक का होता है, सॉरी x का गुणांक होता है। a1 का मान x का गुणांक होता है पहला समीकरण में, तो x का गुणांक क्या है, k है। b1 क्या होता है, तो b1 समीकरण 1 में y का गुणांक होता है, y का गुणांक क्या है, 3 है। और c1 क्या होता है, तो c1 समीकरण 1 में लास्ट वाला जो कि कौन सा पद है, अचर पद है, वही होता है। तो यहाँ पर अचर पद क्या दिया है, k माइनस 3 दिया है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब आइए यहाँ पे a2, b2 और c2 लिखते हैं। a2 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 में x का गुणांक यानी कि 12, b2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का गुणांक यानी कि k, और c2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में अचर पद यानी कि k। ठीक है, समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। अब जस्ट कुछ देर पहले आपको बोल दिया गया था कि वो जो स्टेटमेंट है, कथन है या सेंटेंस है, जो भी है,
उसको आप बिल्कुल एकदम याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी अब घसा पिटा स्टेटमेंट बनने वाला है, क्योंकि उसका यूज हर एक क्वेश्चन में हमें करना है। हमने क्या लिखा था? हमने यही लिखा था कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल पिछला क्वेश्चन में लिखा गया था, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? अनगिनत हल का अनगिनत हल तब होगा जब समीकरण निकाय किस रूप का हो? निकाय a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और बराबर हो जाए c1 बट्टा c2 के रूप का हो। समझने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब क्या लिखेंगे? इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2। अब चलिए, आपने ऊपर जो मान लिखा है इसको नीचे वाले में डालिए, ठीक है? बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को आगे। a1 का वैल्यू k बट्टा a2 का वैल्यू 12 k बट्टा में 12 के बराबर में b1 का वैल्यू 3 बट्टा में b2 का वैल्यू k के बराबर में c1 का वैल्यू k माइनस 3 बट्टा में c2 का वैल्यू k। यहां तक समझ में आ गया? अब आपके माइंड में एक और चीज यहां पर उथल पुथल करने लगेगा। क्या? तो जब एक बराबर दिया जाता था तो उसके दोनों तरफ के मानों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहां पर क्या को बराबर दे रहा है? 2 को। तो हम किसको किसको मल्टीप्लाई करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कहीं पर कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। या तो आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए, ठीक है, या तो आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए, ठीक है, और या तो आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सभी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास 3 पेन है, ये तीनों पेन है, आप देख रहे हैं तीनों पेन एक ही कंपनी का है। अब आप ये मत सोचने लगेगा कि अरे एगो में तो इंक कम है, एगो में इंक ज्यादा है। मान लेते हैं हम मैथ्स के स्टूडेंट है और टोटल मैथ्स मानकर ही बनता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम मैथ्स के स्टूडेंट है और हमारे पास कितना कलम है? 3 कलम है, तीनों सेम कंपनी का है और तीनों में सेम इंक है, और यहाँ पर रखा हुआ है पेन। हम आपको कहेंगे कि बउआ वहां से एक कलम उठाकर लाइए, तो क्या आप ये सोचिएगा क्या कि सर कौन सा पेन मांगे हैं? ये वाला मांगे हैं? नहीं, हाई वाला मांगे होंगे। अरे नहीं नहीं, ये वाला मांगे हैं, ठीक है। तीनों पेन एक जैसा है। हमने आपको बोला कि चलो ये 3 पेन है, एक पेन उसको दे दो, एक उसको दे दो और एक उसको दे दो। तो क्या कभी ऐसा कंफ्यूजन होगा क्या कि अरे ये पेन किसको देने को बोले थे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? तीनों में सेम इंक है, सेम कंपनी का पेन है और तीनों का वैल्यूएशन सेम है, इसलिए तीनों आपस में क्या है? बराबर है। कोई किसी को दिया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर जब तीनों आपस में बराबर है तो किसी के बराबर में भी हम किसी को कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, किसको बराबर कर ले आप ही बताइए, पहला दोनों को या सेकंड दोनों को या आगे और पीछे वाले को? आगे और पीछे वाले को। चलिए इसी को बराबर करते हैं, यहां से भी हमें मान मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला क्या है? तो के बट्टा में 12 के बराबर में k माइनस 3 बट्टा में k, यही है ना। आगे बढ़ाए इसको। चलिए आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे बुआ, अब देखिए हमें करना क्या है, जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। चलिए k से k में मल्टीप्लाई हुआ तो k का स्क्वायर हो गया, k बराबर में 12 से k में गुना हुआ तो 12k और माइनस में 12 तिहाई 36, ठीक है। अब इसको आप बराबर करवाए तो थोड़ा सा तो झोल आपको झेलना पड़ेगा ना। अगर आप इसको करवाए हुए होते इस दोनों को तो इतना झोल आपको नहीं झेलना पड़ता। क्यों नहीं झेलना पड़ता वो भी हम आपको बताएंगे। अब आइए, अब आपको करना क्या है, इस दोनों स्टेप को इधर लाना है।
तो के स्क्वायर में -12 के और उसके बाद -36 इधर आया तो +36 के बराबर में 0। अब ये आपका कौन सा चीज ये मिला? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि इसका घात क्या है? जब इसका घात 2 है तो द्विघात हुआ। ठीक है, अब देखिए कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि किसका क्या हल निकलेगा। पावर 2 है तो क्या निकलेगा? द्विघात समीकरण है ये, और इसका आंसर भी क्या को निकलेगा? 2 को निकलेगा। अगर पावर 3 है तो क्या को आंसर निकला? 3 गो। पावर 4 है तो क्या को आंसर? 4 गो। अगर एक पावर नहीं है तो क्या को आंसर? 1 गो। अब देखिए क्यों हम बोले, हम आपको अभी जस्ट बताया कि हम किसी को भी बराबर करेंगे आंसर सेम मिलेगा। आगे बढ़ा रहे हैं, गुणनखंड है। गुणनखंड को हम कैसे बनाते हैं? अगर आप वाकई में 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहला काम फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है? कुछ भी नहीं। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, ठेंगा है। और देहाती में ठेंगा का मतलब होता है लाठी, या लाठी होता है एकदम सीधा, यानी कि एक ऐसा ना लाठी होता है वो। और लास्ट में क्या है? 36। फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, 36 से कम 36। अब आपको करना क्या है? पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है? तो हमें 2 को ऐसा डिजिट लेना है जिसको गुणा कर दे तो 36 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? 12। तो संख्या क्या है? 6 और 6, यानी कि 6 और 6। 6 और 6 खोर देहाती भाषा हो गया। क्यों? क्योंकि हम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, तो 6 1 36 हो जाता है और 6 6 12 हो जाता है। 12 हमको चाहिए किस चीज में? माइनस में। इसलिए हम दोनों 6 को माइनस में लिखकर जोड़ सकते हैं। कैसे? तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 6 के और माइनस 6 के आप प्लस में 36 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब आइए, इसके बाद आप क्या करते थे याद कीजिए। इस दोनों में एक को कॉमन ले लेते थे। दोनों में किसे कॉमन ले? के को ले ले। जब भी हम के को कॉमन लेंगे तो के से के कैंसिल, एगो के इसमें का बचा तो उसको हमने लिख दिया के से के कैंसिल, -6 बच गया तो -6। ठीक है, और यहां पर हम -6 कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी संख्या है और यहां पर भी संख्या है। -6 से -6 कैंसिल, के बचा, और माइनस प्लस माइनस 6 से 36 में भाग देंगे 6 मरतबे के बराबर में 0। जब भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं और इस दोनों कोष्ठ में मान बराबर आ गया तो आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए इसको। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है? के -6 एक बार बाहर वाले को लिए और एक बार कोष्ठ के भीतर वाले को, के -6 के बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए है ना? याद है ना पॉइंट? एक दिन बताए हुए थे कि जो 0 होता है, अभी लगन चल रहा है, ये कन्याबों का भाई है, बड़बों का भाई है, दोनों के लिए ही आएगा। के -6 के बराबर में 0 और कॉमा एक बार इसके लिए के -6 के बराबर में 0। ठीक है, आपको मान किस चीज का निकालना था? यहाँ पर हो के का मान निकालना था, याद है ना? अब चलिए, अब आप यहाँ पर देखिए के बराबर में -6 इधर आया तो +6, और के बराबर में -6 उधर आया तो +6, यानी के का वैल्यू क्या निकल गया? के का वैल्यू आया 6,6। अब ये बताइए, जस्ट अभी कलम का उदाहरण आपको दिया गया था। अब हम इस 6 को लिखे या इधर वाले 6 को लिखे, जरा बताइए तो। कोनों को लिख देंगे। कभी ये मत बोलिएगा कि ना अगिलका को लिखिए, अगिलका में टिक्की लागल है, बाद वाला बिना टिक्की वाला है, ऐसा नहीं है, दोनों के ही है। किसी के को लिखेंगे, के का मान हमारा क्या निकला? 6 निकला, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्यों बोले कि ये क्वेश्चन लंद फंद वाला आप लोग करवा लिए हैं, जरा उसको समझिए। हम इसको ऐसे घेर देते हैं, इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, और इतना लंबा प्रोसेस क्यों हुआ है? आपके कहने पर। आपने हमें बोला था कि आप पहलका और अंत वाले को बराबर कीजिए, लेकिन हम किसको बराबर करते पता है? पहलका और दूसरका को। जब हम पहलका और दूसरका को बराबर करते तब देखिए क्या हो जाता? के बट्टा 2 सॉरी के बट्टा 12 के बराबर में 3 बट्टा के, यही है ना? के से के में गुणा होता, के का स्क्वायर के बराबर में 12 तिहाई 36, तो के बराबर में स्क्वायर उधर जाता, रूट चढ़ जाता, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। आंसर हो गया, बात खत्म। यहीं पे उसका कहानी खत्म हो जाता। लेकिन आपने बोला था इसे और इसे बराबर कीजिए, तो आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए इतना बड़ा प्रोसेस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है तो बताइए।
क्वेश्चन बनेगा? 34 का पूरा बनाकर लाएंगे आप लोग हो? कुल मिलाकर इस चैप्टर में 38 क्वेश्चन दिया गया है और कोशिश यही रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को द एंड कर दे, स्वाहा कर दे। ठीक है, बनेगा? कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है किसी को? जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है आप होमवर्क कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो क्लास में भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन पर डिपेंडेड है। बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि क्लास में जितने बच्चे उससे ज्यादा व्यूज जरूर जा रहा है, तो जब ज्यादा व्यूज जा रहा है इसका मतलब हुआ कि क्लास के अलावे भी कुछ बच्चे वीडियो को परमानेंटली देख रहे हैं। तो जब बाहरी बच्चे, अगर कोई बच्चे हैं जो क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, पेज नंबर कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम आपका बताया जाएगा।